Assalamu alaikum girls. Today our topic is what are the determinants of investment. लास्ट टाइम हमने टाइप्स देखी थी इन्वेस्टमेंट की एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट देखी थी. आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करते हैं. ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने टू टाइप्स देखे थे, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस, इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हो एग्जांपल के थ्रू. हमने केन्स में देखा कि केन्स जो कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी ऑटोनोमस होती है, यानी कि इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं होती. वही सेम ग्राफ आपको इसकी एग्जांपल में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, देन हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के चेंज होने से चेंज होती है, और ये सिंपल ग्राफ है. पॉजिटिव रिलेशन आपने बताना है आपके इनकम के इंक्रीज़ करने से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है, यानी कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो रही है, इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है. ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स. केन्स के अकॉर्डिंग आपके बेसिकली दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकंड वन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट हो सकता है जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा. ठीक है, जब भी एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो वो बारो करता है, फंड्स जो हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से बारो करेगा या बैंक वगैरह से बारो करता है, तो उसको उसके अगेंस्ट एक पीरियड के बाद जो है उस पे के साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो उसको उस पेमेंट के साथ एक्स्ट्रा जो वो पे करता है वो उस इंटरेस्ट पे कर रहा होता है. ठीक है, और उसके अलावा जब भी कोई प्रोजेक्ट वो करता है तो वो उसमें एक्सपेक्ट करता है कि उसको इतना रेट ऑफ रिटर्न या इतना प्रॉफिट मिलेगा. प्रॉफिट जो होता है उसको आप रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो. ठीक है, और अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट से, तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल होगा, और अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न कम हो एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको पे करना पड़ रहा है, तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होगा. तो पहले देखेगा कि अगर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है मींस के फ्यूचर में रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा आएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम पे करना पड़ेगा, तो वो उसी प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसको आप जो है रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो, रेट ऑफ प्रॉफिट भी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट भी. ये बेसिकली आपका इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है सॉरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, और जो आपका इंटरेस्ट रेट वाला है वो आपका एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न होगा. ठीक है, अब मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल का मतलब होता है कि आपको परसेंटेज कितना मिल रहा है, ठीक है, या आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस. जितने भी आप अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके एक्सपेंसेस कर रहे हो, वो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वेजेस होते हैं, ठीक है, लेबर होते हैं, वेजेस ऑफ लेबर होते हैं, रेंट होता है, बिल्डिंग और रॉ मटेरियल्स वगैरह की जो पेमेंट वगैरह होती है. ठीक है, इसमें आपके इंटरेस्ट पेमेंट अभी इंक्लूड नहीं है. ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस के बाद जो रेट ऑफ रिटर्न आता है वो उसका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में इंक्लूड होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर जो है वो आपका 10 लाख जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, या उसके प्रोजेक्ट की वर्थ है, मींस उसका प्रोजेक्ट जो है वो 10 लाख है, और वो उम्मीद करता है कि उसको जो है 1 लाख जो है पर एनम या पर ईयर कह लें या पर मंथ कह लें, उसको जो रिटर्न मिलेगा. ठीक है, आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस. ठीक है, जो कि वो लेबर की वेजेस पे कर रहा है, बिल्डिंग की रेंट पे कर रहा है, या रॉ मटेरियल परचेज करने पे कर रहा है. ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा उस केस में? ठीक है, सिंपली यू हैव पुट द वैल्यू यू गॉट आफ्टर या रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय इट योर प्रोजेक्ट वर्थ एंड इंटू 100. फॉर परसेंटेज निकालने के लिए आप ऐसे ही करते हो ना कि जो आपके पास अमाउंट आती है उसको आप रियल अमाउंट पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज आ जाएगी, यानी कि आपका जो प्रॉफिट रेट है वो 10% है. ठीक है, और सपोज कर लेते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%. ठीक है,
तो 5% जब रेट ऑफ रिटर्न है लेकिन आपको प्रॉफिट जो है वो 10% मिल रहा है, इट्स मीन कि आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% मोर देन है आपके इंटरेस्ट रेट से। तो इट्स मीन कि ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। और इसको आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हो, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर केन्स ने जो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट जो है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को यूज़ करते हुए कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू दिया, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? जब भी एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है, अपनी मनी को स्पेंड करता है करंट पीरियड में, ठीक है। तो करंट पीरियड में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको उसी वक्त भी जो है प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इन द फ्यूचर भी उसको प्रॉफिट मिलता है। जैसे एक फर्म में आप कैपिटल यूज़ कर रहे हो, मशीनरी यूज़ कर रहे हो, वो एक दफ़ा ही आप बाय करते हो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जो है वो कई पीरियड्स तक, कई ईयर्स तक जो है वो आपको अर्निंग देती रहती है, प्रॉफिट देती रहती है। तो हम देखेंगे कि उस वक्त प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या होती है, विद द टाइम उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। अभी रिसेंट जो करंट वैल्यू है उसको भी आप प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस वक्त की करंट वैल्यू क्या है, ठीक है, उस वक्त वैल्यू क्या है, और कुछ ईयर्स बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। अब हम इसको जो है वो एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल के ज़रिए देख लेते हैं, ठीक है। सपोज़ कि एक जो पर्सन है वो 100 रुपीज़ जो है बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, बैंक में वो रखवा रहा है, और उसको उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6%। जब भी आप बैंक्स में अकाउंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट के अलावा हर अकाउंट पे जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं, ठीक है। वो इंटरेस्ट रेट आपका मनी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एक तरह की ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और बेसिकली ये सूद होता है, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है बिना किसी मेहनत के, ठीक है। तो ये 6% जो है वो आपको पे कर रहे हैं। तो उस पर्सन की जो आफ्टर अ ईयर जब वो पर्सन बाहर निकालेगा अपने पैसे, तो उसको 106 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मूला। अब कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मूला क्या है आपके पास? सिंपली रेट ऑफ रिटर्न जो है इक्वल है आपका 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट विच इज़ 6%, 6/100, एंड इनटू प्रेजेंट वैल्यू क्या थी? 100। तो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न क्या आ गया? 106। यानी कि प्रेजेंट वर्थ जो थी उसकी वो तो 100 ही थी, लेकिन फ्यूचर में उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू या वर्थ क्या होगी वो 106 होगी, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर अ ईयर उसको 106 मिल रहा है। यानी कि आज की उसकी वैल्यू कल को 106 के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने बताया हुआ है कि आप प्रेजेंट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपने कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का फार्मूला लिया, वहाँ से आपने प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू को आप इधर ही रहने दोगे, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट को आप उधर जाके लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर दोगे आर से, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आर हमारे पास क्या आया था? 106। जब आप 106 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट करोगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 100 आ जाएगी। मीन्स कि करंट वैल्यू जो थी आपकी 100 वो इक्वेट कर जाती है फ्यूचर में आपके रिटर्न से, मीन्स के 106 हो जाती है। तो इस फार्मूला से आपको ये पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट जो है वो इक्वलाइज कर देता है आपकी फ्यूचर वैल्यू को और आपकी प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ से इन्हीं वैल्यू से उन्होंने आपको इंटरेस्ट रेट भी बता दिया कि आप इंटरेस्ट रेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। हमने यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट भी आ गया इसके अंदर, और आपका रेट ऑफ रिटर्न का भी आ गया, और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट रेट को वो भी आपको यहाँ से पता चल गया। जस्ट आपने प्रेजेंट वैल्यू और रेट ऑफ रिटर्न की जो है वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को सिंप्लीफाई करके, तो आपके पास इंटरेस्ट रेट की वैल्यू 6% आ जाएगी। यानी कि 6% ऐसा रेट ऑफ डिस्काउंट है जहाँ पे आपकी जो है प्रोस्पेक्टिव यील्ड मीन्स के फ्यूचर रिटर्न जो है
वो इक्वल हो जाता है आपकी प्रेजेंट वैल्यू को। मींस कि आज का 100 जो है करंट वैल्यू जो है वो फ्यूचर में जब उसको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है 1 ईयर के बाद तो वो 106 होती है। मतलब कि आज की वैल्यू 100 जो है फ्यूचर में इक्वल होगी 106 के। ठीक है, अब इस सारे केन्स के अकॉर्डिंग जो है वो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए कि ऐसा रेट ऑफ डिस्काउंट जो इक्वलाइज कर दे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटीज, मींस के एनुअल इनकम को विद द सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल एसेट। सप्लाई प्राइस क्या होते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स जो आप न्यू जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सिंपली इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं फिर आपको सही समझ आएगी। आपकी सप्लाई प्राइस क्या है, पीसी उसका फार्मूला है। ठीक है, और वो फार्मूला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 1 ईयर 1 टाइम। ठीक है, या फर्स्ट पीरियड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, सेकंड पीरियड एंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। ठीक है, थर्ड पीरियड एंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, सो ऑन एन तक जाएगा। ठीक है, तो आपके R1 R2 जो है वो एनुअल इनकम्स को शो करेगा। ठीक है, एन्युइटीज को शो करेगा, और पीसी आपकी सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल को शो कर रहा है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट पे आपकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये। ठीक है, इसको आप मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोलते हो जब आपकी सप्लाई ऑफ प्राइस कैपिटल इक्वल आ जाते हैं आपके सप्लाई ऑफ कैपिटल आपके इक्वल आ जाते हैं एनुअल इनकम्स के। ठीक है, अब यहाँ पे आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करोगे। ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट की यानी कि इंटरेस्ट रेट की। ठीक है, और अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पर्सपेक्टिव यील्ड यानी कि राइट साइड ऑफ द इक्वेशन दिस वन इक्वल आ जाती है आपकी सप्लाई ऑफ प्राइस ऑफ कैपिटल गुड के, इट्स मीन इट वुड बी गिवन द नेम ऑफ योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, हमने ऊपर देखा मार्जिन एफिशिएंसी कैपिटल को हम जो है रेट ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फिर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे, उनके थ्रू जो है हमने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी इक्वल आ जाती है रेट ऑफ रिटर्न के फ्यूचर के। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने ड्राइव किया है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट कि जब आपकी सप्लाई ऑफ प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट जो है वो इक्वल आ जाती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न के। ठीक है, जो आपके रिटर्न्स होते हैं एनुअल इनकम्स होती हैं उसके इक्वल आ जाती है आपकी प्राइस वैल्यू ऑफ सप्लाई कैपिटल, तो वो आपका मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है। यहाँ उसको आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हो। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह आप बता सकते हो कि सपोज कर लो एक मशीन है, उसकी प्राइस जो है सप्लाई प्राइस यानी कि कॉस्ट जो है वो 272.32 रुपीज़ है। ठीक है, और ये मशीन जो है 3 ईयर तक काम करती है। ठीक है, और पर ईयर जो है वो आपको कितना गेन हो रहा है उस पर 100। ठीक है, इसी तरह आपकी एनुअल इनकम क्या होगी, हर ईयर 100, क्योंकि आपको गेन कितना हो रहा है 100 उस पर। अब जस्ट आपने पुट कर देना है। यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट क्या लिया है 4%। जब वो पुट करेंगे सारा तो आपके पास जो फाइनल टर्म आएगी वो आपकी इक्वेट नहीं करेगी, मींस इस इंटरेस्ट रेट पे आपको मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल नहीं गेन हो रहा। ठीक है, देन उन्होंने सेकंड एग्जांपल में 5% इंटरेस्ट रेट को लेके सॉल्व किया है, तो आपकी ये दोनों इक्वलाइज हो गई हैं। आपकी पीसी इक्वल आ गई है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इनकम्स के। तो यहाँ पे मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपको गेन हो जाता है, यानी कि आप जितनी एनुअल इनकम जो है वो मशीन की वो आपकी आ जाती है सप्लाई ऑफ प्राइस ऑफ मशीन के इक्वल। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बात किया है कि मार्जिन एफिशिएंसी को कैपिटल को उन्होंने एक पर्टिकुलर मशीन पे या माइक्रो लेवल पे लेकर देखा। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को पॉइंट ऑफ व्यू को जेन में रखना पड़ता है। ठीक है, हमने देखा कि आपका जो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट को भी बताता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू केन्स जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते जाते हो एक सर्टन फील्ड में तो आपकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो फॉल कर जाती है। वो किस वजह से फॉल करती है, क्योंकि
जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स जो आपने मशीनरी है यूज़ करनी है, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, तो क्या होगा कि मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जब भी आप इंक्रीज़ करते हो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल को एम्प्लॉयड करते हो अपने प्रोडक्शन में, प्रोसेस में, ठीक है, जैसे जैसे आप कैपिटल को बढ़ाते जाओगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है एवरी न्यू यूनिट जब आप इंक्लूड करते जाओगे कैपिटल का, उसके अंदर इन्वेस्ट करते जाओगे, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हर कैपिटल की जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे प्रोडक्शन के अंदर, तो जब आपके इन्वेस्टमेंट से आउटपुट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है मीन्स आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनेंगी, प्रोड्यूस होंगी, उससे क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। नेक्स्ट उन्होंने ग्राफिकली बताया है कि जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रही है, इन्होंने नेगेटिव रिलेशन बताया है, ये कर्व जो है आपका नेगेटिवली स्लोप है, यानी कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है आपकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो रही है। 10% पे या 10,000 पे आपकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 2 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर 8 है तो आपकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ 4 है। आपकी मार्जिन एफिशिएंसी जो है वो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो है वो फॉल करती जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपकी मार्जिन एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी, ऑपोजिट रिलेशन है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने टेबल के थ्रू आपको बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट जब आपकी 2000 थी तो आपकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 10% थी, और जब 4000 थी देन 8, फिर 6, 4, ठीक है, कम होती गई है। उसके बाद आपको मैंने पहले भी जब फंक्शनल वेरिएबल्स का रिलेशन बताया था तो बताया था कि आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट में ऑपोजिट रिलेशन होता है, वह इन्वर्स होते हैं, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड कर रही होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज़ होती है इट्स मीन कि इंटरेस्ट रेट लो है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है। नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। सिंपली उसको भी उन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। आपके पास दिस वन है, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट है और ये आपके पास इंटरेस्ट रेट है। सिंपली जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाएगी। 4% पे पहले 2% थी, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही थी 10, अब आपकी 4% इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है 8%, यानी कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ता है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है, ठीक है, फॉल करती जाती है। और उसके अलावा जब भी किसी भी टाइम पे आपका रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट जो है वो फिक्स हो, ठीक है, और जो फॉर्म उसी रेट फिक्स रेट पे इन्वेस्ट करे, ठीक है, तब तक जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मींस के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल हो जाए, तो इस लेवल को कहते हैं, इस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को कहते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मींस एक फिक्स्ड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उस पर एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको वो तभी इन्वेस्ट करेगा ना जब उसको लगेगा प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट, तो वो तब तक जो है इन्वेस्ट करता रहेगा जब तक उसको लगेगा कि उसको इस पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। वो इन्वेस्ट करता जाएगा, एक टाइम आएगा कि उसकी मार्जिन एफिशिएंसी कैपिटल या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इक्वल आ जाएगा इंटरेस्ट रेट के, ठीक है। तो इस लेवल को कहते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद उसी लेवल पे जब आपका इंटरेस्ट रेट और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वेट करेंगे, उस लेवल पे जो आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, यानी कि जितना कैपिटल आपका उस वक्त यूटिलाइज हो रहा होगा वो आपका ऑप्टिमल स्टॉक ऑफ कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हमने बेसिकली देखा कि आपके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिक्स डिटर्मिनेंट्स 2 होते हैं आपके, रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट एंड योर इंटरेस्ट रेट, 2 तरह के हमने देखे, ठीक है, और उनका कॉन्सेप्ट देखे। फिर फर्दर उससे आपने अपनी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को ड्राइव करने के लिए हमने फर्दर 2 to 3 कंसेप्ट देखे, जिसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है और इंटरेस्ट रेट आ जाता है, ये कंसेप्ट देखे। उसके बाद हमने देखा कि जब आपकी पीसी जो है यानी कि सप्लाई प्राइस ऑफ
कैपिटल एसेट जो है वो इक्वल आ जाती हैं आपके एनुअल इनकम के, तो वो आपके पास मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती है। और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जहाँ से हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो है इक्वेट आ जाती है आपके रेट ऑफ रिटर्न के, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। इसी तरह मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे जो है वो इक्वेट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है आपकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है दोनों में, इन्वेस्टमेंट और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में। उसके बाद हमने रिलेशनशिप देखा इंटरेस्ट रेट और आपके इन्वेस्टमेंट का, उनका भी ऑपोजिट रिलेशनशिप था, ठीक है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट कम होती है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, सॉरी, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। उसके बाद सिंपली हमने छोटे छोटे कंसेप्ट देखे, जिसमें हमने ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा जहाँ पे आपके मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इक्वेट कर जाता है इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, ऑप्टिमम होता है। और उस लेवल पे जो आपकी अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है वो आपके ऑप्टिमल स्टॉक ऑफ कैपिटल होती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।